ट्रक मुझे साफ नजर आ रहा था। इसका ड्राइवर अंधेरे में साए की तरह इसके अकब में खड़ा इसके चैम्बर को टेढ़ा होते और चैम्बर को नीचे डंप में गिरता देख रहा था। वो सिगरेट भी पी रहा था। अंधेरे में किसी वक्त इसके सिगरेट का सुर्ख नुक्ता दमक जाता था। मैं दम सादे डहलान की घास पर पेट के बल पड़ा रहा। जब ट्रक ने सारा कूड़ा करकट डंप में उलट दिया तो ट्रक का चैम्बर आहिस्ता आहिस्ता सीधा होकर नीचे को बैठने लगा। यहूदी ड्राइवर ने सिगरेट का कश लगाकर इसे कूड़े करकट में फेंका और ट्रक की अगली सीट की तरफ चल दिया। मैं इसी लम्हे के इंतजार में था। जो ही वो नजरों से ओझल मैं तेजी से उठा और ट्रक की तरफ झुका हुआ तेज तेज चलता ट्रक के पीछे आकर इसकी दीवार से लटकती हुई जंजीर को पकड़ा और टांगे झुकाकर ट्रक के अंदर चला गया। अंदर जाते ही मैंने ट्रक की आईनी फर्श पर बैठ गया। अब ट्रक का दरवाजा ऊपर से नीचे आकर आधा बंद हो गया था। मैं सांप की तरह रींग कर ट्रक के कोने में दबक कर सिमट गया। ट्रक का इंजन स्टार्ट हो चुका था और अब वो पीछे को खिसक रहा था। एक खास जगह पर आकर ट्रक ने गियर बदला और फिर जरा सा मोड़ काट कर जिधर से आया था शकोले खाता इधर ही को चल पड़ा। मैंने जेब से पिस्तौल निकालकर अंधेरे में इसे गौर से देखा। इसे निक्कर के साथ थोड़ा सा रगड़ कर वापस जेब में डाल लिया। ट्रक जेल की दीवार की तरफ एक खासी रफ्तार से जा रहा था। मुझे मालूम था कि ये जेल का अपना ट्रक है और इसकी चेकिंग नहीं होगी। कम से कम मुझे यही खुशफहमी थी, लेकिन ऐसा ही हुआ। ट्रक दीवार की दूसरी जाने वाले दरवाजे में से गुजर कर जेल के अंदर चला गया। मुझे कुछ इल्म नहीं था कि ट्रक कहाँ जा रहा है। वो पहले तो सीधा चलता रहा, फिर दाएं जानिब घूम गया और कुछ दूर तक चलते रहने के बाद इसकी रफ्तार हल्की हो गई। फिर ड्राइवर ने तेजी से इसे एक तरफ घुमाया और वो एक गैराज के अंदर दाखिल होकर रुक गया। पिस्तौल अब मेरे हाथ में था और मैं ट्रक के अंदर चैम्बर की दीवार के साथ घात लगाए बैठा था। अगर ड्राइवर मुझे देख लेता और इसकी किस्मत में मेरे पिस्तौल की गोली खाकर वहीं मर जाना लिखा था, लेकिन ड्राइवर की किस्मत अच्छी थी। वो अपनी सीट पर से नीचे कूदा और कोई गाना गुनगुनाता खांसता हुआ गैराज से बाहर निकल गया। मैंने ट्रक के ऊपर उठे हुए आहनी तख्ते से सर निकाल कर इसे देखा। वो गैराज से निकल कर एक तरफ चला जा रहा था। ये जेल के अंदर का हिस्सा था। गैराज का कोई दरवाज़ा नहीं था। ये भी मेरी बड़ी खुशनसीबी थी। अगर दरवाज़ा होता और इसे ड्राइवर बाहर से लॉक करके चला जाता तो मेरे लिए काफ़ी दिक्कत पैदा हो सकती थी। मैंने देखा कि गैराज एक पार्किंग बैरक की तरह का था, जहाँ इर्द गिर्द दूसरी गाड़ियाँ भी खड़ी थी। आगे एक छोटा सा बाग बना हुआ था। इसके सामने और बाएं जानिब जेल की 2 मंजिला बैरकें थी। बाग के शुमाल की जानिब एक रविश थी, जहाँ खंबे पर ट्यूब लाइट्स रोशन थी। इससे आगे फिर बैरकों का सिलसिला शुरू हो जाता था। जिस दरवाजे में से ट्रक अंदर दाखिल हुआ था वो दाएं जानिब एक दीवार की ओट में था और मुझे नजर नहीं आ रहा था। हैरानी की बात थी कि बैरकों के बाहर बरामदे में कहीं कहीं अस्पतालों की तरह की धीमी धीमी रोशनी हो रही थी, मगर वहाँ कोई पहरेदार गश्त करता नजर नहीं आ रहा था। जो बैरक मेरी दाहिनी जानिब थी, इस तरफ अंधेरा था। ये बैरक गैर आबाद लगती थी। मैं ट्रक में से नीचे कूदा और फिर गैराज की दूसरी गाड़ियों के सामने से झुककर गुजरते हुए अंधेरी बैरक पार करके बरामदे में आ गए। बैरक के बरामदे में कोई बत्ती रोशन नहीं थी। जहाँ इस बैरक का बरामदा खत्म होता था वहाँ दीवार की ओट नहीं पहुँच रही थी। थोड़े थोड़े फासले पर यहाँ कोठरियाँ बनी थी जिनके दरवाजे बंद थे। मैं दीवार के साथ लगकर आगे खिसकने लगा। मैं 3-4 कोठरियों के आगे से गुजरा। इनके दरवाजों पर ताले लगे थे। ये बैरक गैर आबाद थी। यहाँ कोई कैदी नहीं था। मैंने सोचा कि मुझे उस बैरक से गुजर कर दूसरी बैरक के बरामदे में जाकर खोज लगाना चाहिए कि इधर भी कैदी हैं कि नहीं। मैं बिल्कुल दीवार के साथ लगकर आगे खिसक रहा था। पिस्तौल वाला हाथ मैंने निक्कर की जेब में कर लिया था। मैं अंधेरे में था। अचानक मुझे किसी के कदमों की आवाज़ की चाप सुनाई दी। बरामदे में दूर तक कोई इंसान नहीं था। फिर ये कदमों की चाप कहाँ से आ रही थी? मैं वहीं दीवार के साथ लगकर बैठ गया और पिस्तौल बाहर निकाल लिया। असल में मुझसे 3 कोठरियाँ छोड़कर एक जगह से जीना नीचे जाता था। यह आदमी इस जगह से बाहर निकला और मेरी तरफ आने की बजाय बरामदे की दूसरी तरफ चला गया। वो वर्दी में था और मुझे इसकी कमर के साथ लगे हुए चाबियों के गुच्छे की हल्की सी झंकार सुनाई दी। ये इसकी खुशनसीबी थी कि वो मेरी तरफ नहीं आया था, वरना वो मेरे खामोश जर्मन पिस्तौल की गोली का ज़रूर निशाना बन जाता। जब वो बरामदे वाली कोठरियों के आखिर तक पहुंचकर नीचे ज़मीन पर कूद गया तो मैं उठकर आगे बढ़ा। 4 कोठरियों के बाद बाएं जानिब एक तंग सा जीना नीचे चला गया। यकीनन नीचे कोई तहखाना या तहखाने थे और नीचे मुसल्ले गार्ड्स का होना भी ज़रूरी था। मैं दीवार के साथ लगकर जीना नीचे उतरने लगा। 6-7 पथरीली सीढ़ियाँ थी। आगे एक राहदारी बिल्कुल मेरे मतवाजी होकर गुजर रही थी। मैंने सर दीवार की ओर से निकाल कर देखा। यहाँ भी ऊपर की तरह राहदारी में मुझे कोई पहरेदार दिखाई न दी। मैं आहिस्ता से दबे पाँव राहदारी में आकर दीवार के साथ लग गया। मेरे सामने वाली कोठरी पर भी ताला पड़ा था। ज़रा आगे चला तो एक कोठरी पर ताला नहीं था। इसका दरवाज़ा बंद था, मगर बाहर से कुंडी भी नहीं लगी थी।
मैंने पाँव की मदद से दरवाजे का एक पट खोल दिया और उछलकर पीछे दीवार के साथ अंधेरे में पिस्तौल तान कर खड़ा हो गया। कोठरी में से कोई भी बाहर न निकला। मैं छलांग लगाकर कोठरी में घुस गया। कोठरी खाली थी। फर्श पर कोने में सूखे हुए घास का ढेर लगा था। मैं कोठरी से बाहर निकलने लगा तो भारी कदमों की आवाज़ से राहदारी गूंज उठी। मैंने जल्दी से कोठरी का दरवाज़ा अंदर से खींचकर बंद कर लिया और दरवाजे के साथ कान लगाकर दम साधे खड़ा हो गया। भारी बूटों की आवाज़ ऊपर जाते जीने के पास आकर रुक गई। फिर किसी ने पुरानी जुबान में ज़रा सा ऊंची आवाज़ में कहा, आखिरी कोठरी बंद करके तुम भी बाहर आ जाना। फिर कोई जीना चढ़ता हुआ बाहर चला गया। अब मुझे इस दूसरे मुहाफिज का इंतज़ार था जिसे आखिरी कोठरी बंद करना थी। चंद सानियों के बाद राहदारी के दूसरे किनारे से भारी बूटों की आवाज़ करीब आने लगी। फिर यह आवाज़ भी जीने के पत्थरों पर से गुजर कर बाहर जाकर गायब हो गई। जब पूरी तरह खामोशी छा गई तो मैं आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। राहदारी में अब कोई नहीं था, मगर बाहर से किसी न किसी मुहाफिज के अचानक आ जाने का धड़का बराबर लगा था। मैंने देखा कि आगे चंद कोठरियों पर ताले पड़े। मैंने एक कोठरी के दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक दी। अंदर अगर कोई होगा तो ज़रूर आवाज़ देगा और मुझे पता चल जाएगा कि अंदर कोई मर्द है या औरत। पहली दो कोठरियों में से कोई न बोला। तीसरी कोठरी के दरवाजे पर आहिस्ता से उंगली मारी तो अंदर से गम में डूबी हुई किसी मर्द की आवाज़ आई, अब क्यों परेशान करने आए हो? मैं खामोशी से आगे गुजर गया और चौथे दरवाजे पर दस्तक दी। किसी ने अंदर से निहायत शाइस्ता मगर कमज़ोर आवाज़ में कहा, प्लीज़ मुझे आराम करने दो। पांचवी कोठरी के दरवाजे की दूसरी जानिब से भी किसी मर्द की आवाज़ थी। इसने गुस्से से मुझे दफ़ा हो जाने का हुक्म दिया। आगे सिर्फ एक कोठरी थी। इस पर दस्तक दी तो कोई जवाब न आया। दूसरी बार दस्तक दी तो पहले वाली कोठरी से वही गुस्सीला कैदी बोला, वहाँ किसी आवाज़ दे रहे हो? तुम्हें मालूम नहीं कि वहाँ कोई नहीं? दफ़ा हो जाओ। ये सारे सियासी कैदी ही हो सकते थे। इनमें सोनिया कहीं नहीं थी। मैं दबे पाँव चलता हुआ जीने पर आया। फिर सीढ़ियाँ तय करते हुए बरामदे में आकर दोनों जानिब गौर से देखने लगा। बरामदा खाली था। एक मुहाफिज गश्त लगाता हुआ बाइस जाने वाली रविश पर नमूदार हुआ। मैं जल्दी से पीछे हट गया। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ सामने वाली बैरकों के बरामदे की तरफ चला गया। मैं जिस मकसद को लेकर आया था वो पूरा नहीं हुआ था। सोनिया तहखाने वाली बैरकों में भी नहीं थी। अब ख्याल आया कि इस तरह मैं सोनिया का कभी सुराग नहीं लगा सकूंगा। इस काम के लिए मुझे दूसरी हिकमत अमली इख्तियार करना पड़ेगी। अब मुझे जेल की चारदीवारी से बाहर निकलने का मरहला दरपेश था। गंदे पानी वाले नाले का खोज लगाना नामुमकिन था। फिर भी मैं बरामदे में अकबी जानिब उतर कर जेल की दीवार की तरफ चला। मैं झुक कर चल रहा था। यहाँ अंधेरा था। ये गैराज का अकबी हिस्सा था। मैं गैराज के अकबी दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया और अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर सबको 50 फीट ऊंची दीवार की तरफ देखने लगा। बाहर वाले डिस्पोजल नाले का मंबा इसी जगह दीवार में कहीं था, मगर ये कैसे हो सकता था कि वहाँ लोहे का जंगला न लगा हुआ हो? असल में ये मुझे पहले सोचना चाहिए था, लेकिन सोनिया की तलाश के जज्बे और कुछ अपनी महारत पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करके मैं यहाँ दाखिल हो गया था। इस तरह से मैं भी एक कैदी ही था जो जेल से फरार होने के तरीक़ों पर गौर कर रहा था। कोने वाले बुलंद निगरान पोस्ट वाला बल्ब रोशन था और मुझे एक इसराइली सिपाही वहाँ स्टूल पर बैठा साफ नजर आ रहा था। मैं वापस गैराज में इसी ट्रक के पास आ गया जिसमें बैठकर यहाँ दाखिल हुआ था। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजरती जा रही थी। अगर सुबह हो जाती है तो मैं यकीन पकड़ा जाऊंगा और फिर मेरा अंजाम जाहिर था। मुझे पू फटने से पहले पहले वहाँ से निकल जाना चाहिए था, मगर अभी तक मुझे कोई फरार का रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। जब कुछ वक्त इसी तरह गुजर गया तो मैंने आखिर यही फैसला किया कि चाहे कुछ हो जाए मुझे गंदे पानी के नाले में से ही निकल जाने की कोशिश करनी होगी। मैं जेल की दीवार की तरफ जाने के बारे में सोच रहा था कि मुझे जेल का आईनी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी। दरवाज़ा बाएं जाने वाली दीवार की ओट में था और मुझे जेल का ये दरवाज़ा नज़र नहीं आ रहा था। सिर्फ दरवाजे पर लगी हुई बत्ती की रोशनी सामने वाली सड़क पर पड़ी थी। मैं ट्रक की ओट में आ गया। फिर मुझे एक वर्दी पोश मुसल्ले मुहाफिज नजर आया जो सामने वाले रास्ते में आकर रुक गया। पीछे घूमकर इसने गेट के मुहाफिज को कदरे बुलंद आवाज़ में कहा कि दरवाज़ा खुला रखना, मैं जीप लेकर आता हूँ। ये शख्स गैराज की तरफ आ रहा था। मैं तेज़ी से ट्रक के नीचे हो गया। मुझे मुहाफिज की टांगें पिंडलियों तक नजर आ रही थी। मेरे जहन ने एक मंसूबा सोच लिया था। मुहाफिज चंद कदम दूर एक जीप के पास आकर रुक गया। मैं सैलेंसर लगे पिस्तौल को मजबूती से थामे हुए गैराज के अंधेरे में इसकी जानिब रेंगने लगा। फर्श पर मेरे रेंगने से हल्की सी आवाज़ पैदा हुई तो मुहाफिज जीप में झुक कर देखने की कोशिश कर रहा था कि इसका एक पहलू मेरी तरफ था। वो मुझसे बमुश्किल 4 कदमों के फासले पर था। मैं रेंगता हुआ जीप के बोनट की तरफ आ गया। अब मैं बेहद एहतियात से रेंग रहा था। इसकी स्टेन गन अभी तक इसकी बेल्ट में ही लटक रही थी। इसे इसने अपने हाथ में नहीं लिया था। मेरे लिए इससे सुनहरी मौका और कोई नहीं था। मैं पाँव पर बैठ गया और 1 सेकंड से भी कम वक्फे में चीते की तरह इस पर छलांग लगा दी। इस बात का मैंने ख़ास तौर पर ख्याल रखा कि इस पर गिरते वक्त मेरा सीधा बाजू इसकी गर्दन पर आए। ये ख़ास दाव था जो पीछे से दुश्मन पर किया जा सकता था। मेरी महारत और जुर्रत मेरे काम आ सकती थी। वो मेरे बोझ से नीचे गिरा।
इसकी गर्दन मेरी आहनी बाजू के शिकंजे में थी और इससे पहले कि वो इसके हलक से हल्की सी आवाज़ भी निकलती, मैं इसे 2 झटके दे चुका था। ये झटके इस कदर शदीद थे कि मुहाफिज के मेरे बाजुओं के शिकंजे में ही गर्दन ढलक गई। जब मुझे इत्मीनान हो गया कि वो मर चुका है तो मैंने तेज़ी से इसकी वर्दी उतार कर खुद अपनी निक्कर, चप्पल और बुश शर्ट को जीप में फेंका। सर पर इसका नीला हैट पहनकर ज़रा सा आगे को किया और जीप स्टार्ट करके जेल के गेट की तरफ बढ़ा। जेल का ये दरवाज़ा अकबी गेट था। इसका बड़ा गेट दूसरे रुख पर था। इस वक्त मेरा दिल 2-1 बार जोर से धड़का था। साइलेंसर लगा पिस्तौल मैंने जेब की गियर बॉक्स के बिल्कुल साथ ही नीचे रख दिया था। मेरा रंग सांवला था। जिस मुहाफिज ने गेट के मुहाफिज को वापस आने के लिए कहा था, इसका रंग गोरा था। मुहाफिज मेरे रंग से चौकन्ना होकर मुझ पर फायर कर सकता था, मगर मेरे सामने दूसरा कोई रास्ता नहीं था। मैं जीप को वहाँ से भगा कर भी नहीं ले जाना चाहता था। इस तरह से जेल की सिक्योरिटी फोर्स का अमला ज़रूर मेरा पीछा करता। बचान वाली चौकी की सर्च लाइट रोशन कर दी जाती और ख़तरे का अलार्म भी बोल उठता। इसलिए मुझे खामोशी से ही बाहर निकलना था, अगरचे इसमें मेरी जान जाने का भी खतरा था। मैं जीप को आहिस्ता आहिस्ता से चलाता हुआ दीवार का मोड़ काट कर दाएं जानिब घूमा तो सामने जेल का बड़ा दरवाज़ा था। इस दरवाजे पर ऊपर की जानिब आधे हिस्से में लोहे की चादरें लगी थी, नीचे लोहे का जंगला था। इसका एक दरवाज़ा सिर्फ इतना खुला रखा था कि इसमें से जीप गुजर जाए। मैं अगर चाहता तो जीप को वहाँ से तेज़ रफ्तारी से चलाकर फरार हो सकता था, मगर मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहता था, क्योंकि ऐसा करने से वहाँ क़यामत का शोर बपा हो जाता था। गेट के पहरेदार को मुझ पर यकीनी शक पड़ जाता। इसके बावजूद मैंने यही कोशिश की कि जीप को गेट में से इस तरह ले चलूँ कि मुहाफिज को मुझे रोकने की ज़रूरत महसूस ही ना हो। आखिर मैं जिस मुहाफिज के रूप में था, इस गेट का पहरेदार बखूबी जानता था। इस कश्मकश में जीप गेट के करीब पहुंची तो गेट का मुहाफिज, जिसकी स्टेन गन पीछे इसके कांधे पर लटकी थी, सिगरेट के कश लगाता मामूल के मुताबिक दरवाजे के दरमियान आकर रुक गया। शायद यहाँ से आते जाते अपनी आदमियों को भी शनाख्ती कार्ड दिखाना होता है, क्योंकि जो ही मेरी जीप रुकी, मुहाफिज ने मुस्कुराते हुए कहा, डेविड शनाख्ती कार्ड दिखाने की रस्म भी पूरी कर दो दोस्त। मैंने ब्रेक लगा दी और हेड को मजीद आंखों के आगे करते हुए गियर बॉक्स पर नीचे झुक गया। मुझे मुहाफिज संतरी के कदमों की आवाज़ जीप के दरवाजे के पास आकर रुकती महसूस हुई। तुम नीचे क्या ढूंढ रहे हो? संतरी ने मुझसे सवाल किया। मेरा जवाब मेरी खामोश पिस्तौल से निकली हुई एक मोहली गोली थी, जो ठीक इसके दिल में जाकर पेवस्त हो चुकी थी, या शायद दूसरी तरफ निकल गई थी, क्योंकि गोली मैंने बड़े क्लोज रेंज से फायर की थी। यहूदी मुहाफिज पीछे को गिरने के बजाय आगे को गिरा और इसका मुंह जीप की खिड़की से टकरा गया और फिर एक तरफ को लुढ़क गया। मैं इसे हाथ नहीं लगाना चाहता था। मैंने पहले वाले मुहाफिज की गर्दन पर भी हाथ नहीं लगाया, सिर्फ बाजू की मदद से इसकी गर्दन तोड़ी थी। मेरी उंगलियों के निशान लिए जा सकते थे। इस बात का एहतमाम मैंने जेल की चारदीवारी में दाखिल होते वक्त ही शुरू कर दिए थे। दरवाज़ों को मैंने पाँव की ठोकर से खोला और बंद किया था। कोठरियों के दरवाज़ों पर भी उंगली को उल्टा करके दस्तक दी थी। मैं जीप को बड़े सुकून से निकाल कर गेट से बाहर ले गया। वहाँ के रात के मुहाफिज के सिवा दूसरा कोई मुहाफिज नहीं था। दीवार वाली चेक पोस्ट वहाँ से 60-70 गज के फासले पर थी और पोस्ट में मौजूद संतरी की निगाह गेट पर मुश्किल ही से पड़ सकती थी। इलावा जी मुझे एहसास हुआ कि ये सारी कार्रवाई मामूल के मुताबिक थी। शायद ये मुहाफिज जीप लेकर रोज़ाना आधी रात के बाद किसी तरफ गश्त पर निकलता होगा। मैं जीप को ज़्यादा दूर नहीं ले जाना चाहता था। जेल की चारदीवारी से थोड़े फासले पर जंगल की पट्टी शुरू हो जाती थी। मैंने जीप को वहाँ अंधेरे में रोक लिया, अपनी चप्पल, बुश शर्ट और निकर उठाकर बगल में दबाई और मुहाफिज की वर्दी में जीप से निकलकर जंगल के अंधेरे में घुस गया। जीप तक मुहाफिज के अपने बूटों के निशान थे। आगे जंगल की शबनमी घास थी। मैं बूटों को कदरे घसीट कर चल रहा था ताकि मेरे बूटों के निशान फैलते जाएं। मैंने अपनी रफ्तार तेज़ कर दी। मेरा रुख दाएं जानिब था, जिधर खारदार तार की बाड़ के पीछे खडनाले के किनारे थे। मैंने ऊंचे तोदे के पहलू में खुफिया लाहद खोद रखी थी। ये इलाका मेरा देखा बाला नहीं था। यहाँ बहुत ज़्यादा गड़े पड़े हुए थे। मैं इनमें से गुजरता हुआ आखिर खारदार तार की ऊंची बाड़ के पास पहुँच गया। मैं चट्टान वाली जगह से कसदन बाड़ नहीं फलांगना चाहता था, क्योंकि मेरे मिट्टी के तोदे वाली खुफिया कमीनगाह इस चट्टान से ज़्यादा दूर नहीं थी। मैं अपने पीछे निकली हुई खोजी पार्टी को इस तरफ नहीं ले जाना चाहता था। मेरे पाँव में फौजी बूट थे। मैंने नीली कमीज़ उतार कर इसको 2 हिस्सों में फाड़ा, इसके रुमाल बनाकर अपने दोनों हाथों पर लपेटा और फौजी बूटों को खारदार तारों के खाली हिस्सों पर रखता हुआ बाढ़ के ऊपर चढ़कर दूसरी तरफ छलांग लगा दी। अपने कपड़ों वाली गठरी मैंने पहले ही दूसरी तरफ फेंक दी थी। यहाँ मैंने मुहाफिज की नीली वर्दी उतारकर अपने कपड़े पहन लिए, मगर चप्पल के बजाय फौजी बूट ही पहने रखे। अगरचे यहाँ छोटे छोटे पत्थर घास में बिखरे हुए थे, फिर भी मैं नहीं चाहता था कि ज़मीन पर मेरी चप्पल का कहीं भी कोई निशान पड़े। मैं अंधेरे में झाड़ियों गड़ों को फलांगता एक तरफ चला गया। मुहाफिज की वर्दी की गठरी भी अब मेरे पास थी।
एक जगह मुझे अंधेरे में गहरा गड्ढा दिखाई दिया। मैंने मुहाफिज की वर्दी, इसकी हैट और बूटों समेत इसकी गड्ढे में फेंक दी और ऊपर इधर उधर से सूखे पत्ते और दरख्तों की टूटी फूटी शाखों को डालकर गड्ढे को तकरीबन भर दिया। अब मैं अपनी पुरानी बुश शर्ट और निक्कर में था। पाँव में चप्पल भी पहन ली थी। चट्टान की तरफ जाने का अब सवाल ही पैदा नहीं होता था। चुनाचा मैं दूसरी तरफ से होता हुआ जंगल के आखिरी किनारे पर आ गया। अब मैं अपने चप्पल से निजात हासिल करना चाहता था। ये बहुत बड़ा सबूत था। मुझे गुमान था कि जंगल में मेरी चप्पल तलाश की जा सकती थी और मुझे बड़ी आसानी से गिरफ्तार करवाया जा सकता था। चुनाचा मैंने यही फैसला किया कि चप्पल मैं किसी जगह ज़मीन पर दबाने की बजाय सुबह समंदर में फेंक दूंगा। आखिर मैंने यहूदियों के 2 मुहाफिजों का खून किया था और सबसे बड़ी बात यह थी कि इनकी शदीद सिक्योरिटी को तोड़ फोड़ कर इनकी जेल में दाखिल हो गया था। इसराइली सिक्योरिटी के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज था और जाहिर है वो लाशों के मिलते ही बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू करने वाले थे। दूर से मुझे अपनी बस्ती की उभरती हुई झोंपड़ियों के खाके नजर आए तो मैंने चप्पल उतार कर बगल में दबा ली और दबे पाँव अपनी झोंपड़ी के पास आ गए। मेरी झोंपड़ी का दरवाज़ा इसी तरह बंद था जिस तरह मैं इसे बंद करके गया था। मैं अपने जर्मन पिस्तौल को किसी ऐसी जगह छुपा देना चाहता था जहां से सिक्योरिटी वाले इसे तलाश करने में कामयाब न हो सके। ये भी मुमकिन था कि अपनी सिक्योरिटी की शिकस्त और अपनी हजीमत को छुपाने के लिए सिक्योरिटी फोर्स और मिलिट्री कमांड इस अजीम हादसे को दबा दे, किसी पर जाहिर न करे और इनकी इंटेलिजेंस अंदर ही अंदर खुफिया तौर पर किसी बहाने तलाशी और तहकीकात शुरू कर दी। बहरहाल पिस्तौल मैं अपने पास नहीं रख सकता था। मैं अभी तक झोंपड़ी के अंदर दाखिल नहीं हुआ था। मैंने अंधेरे में इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई। मेरी झोंपड़ी से थोड़ी ही दूर गाय की चिरनी थी। इसके पीछे केले के दरख्तों का एक पुराना झुंड था। यहाँ गाय के खुश्क ओपलों का ढेर पड़ा था। मैंने अपनी झोंपड़ी में आ गया, वहाँ से खुरपी ली, ओपलों के ढेर के पास जा बैठा। बस्ती के सब लोग ख्वाबे खरगोश के मज़े ले रहे थे। चारों तरफ अंधेरा और खामोशी छाई हुई थी। मैंने एक जगह से ओपलों को परे हटाकर ज़मीन खोदनी शुरू कर दी। करीबन 1 फुट गहरा गड्ढा खोद कर मैंने पिस्तौल को इसमें रखा और ऊपर 1-2 खुश्क ओपले रख दिए। गड्ढे की मिट्टी वापस गड्ढे में डालकर इसे बंद कर दी। इस पर घास और खुश्क पत्ते बिखेरे और खुश्क ओपलों की ढेली लगा दी। इस काम से फारिग होकर मैं तेजी से वापस अपनी झोंपड़ी में आकर टॉर्च के बिस्तर पर लेट गया। मुझे यूं लगा जैसे मेरे सर पर से किसी ने बहुत बड़ा बोझ उठा लिया। अब मुझे पसीना आ गया। मैंने बुश शर्ट उतार दी और इससे पसीना पहुंचने लगा। मच्छरों ने मुझे देखते ही ये लगार शुरू कर दी, मगर मैं एक बहुत बड़े तूफान से निकल कर आया था। इन मच्छरों को मैंने कोई अहमियत न दी और सोने की कोशिश करने लगा। मेरा जिस्म थक कर चूर हो गया था। थोड़ी देर बाद मुझे नींद आ गई। दूसरे दिन मैं इस वक्त उठा जब बाहर काफ़ी दिन निकल आया था। मुझे रमिया दादा ने आकर जगाया। मैं अपने बंगले पर अपनी नौकरी पर ठीक वक्त पर पहुंचना चाहता था। मेरी ड्यूटी शुरू होने में 15 मिनट ही बाकी थे। रमिया दादा की बीवी सुखमनी ने चाय की पतीली तैयार कर रखी थी। मैंने जल्दी मुंह हाथ धोया और रमिया दादा के साथ अपनी ड्यूटी पर रवाना हो गया। यहूदी सिक्योरिटी चीफ के बंगले पर पहुंचते ही मैंने सबसे बड़ी तब्दीली महसूस की। वो ये थी कि मेरा साहिब यानी यहूदी चीफ ऑफ सिक्योरिटी फोर्स मिस्टर बसा अपने बंगले पर मौजूद नहीं थे। इसकी भारी भरकम नाटे कद की यहूदी बीवी अकेली नाश्ते की मेज़ के पास कॉफ़ी का मग सामने रखे कोई रिसाला पढ़ रही थी। सिगरेट इसकी उंगलियों में सुलग रहा था। तामल नौकरानी किचन में बर्तन साफ कर रही थी। मैंने रोज़ की तरह हाथ बांधकर प्रणाम किया। मैडम ने आंखें उठाकर मुझे देखा। इसका चेहरा काफ़ी संजीदा था। कहने लगी, डेकर आज साहब के लिए नाश्ता नहीं बनाना, इन्हें आज जल्दी ऑफिस जाना पड़ गया है। मैं अच्छी तरह जानता था कि सिक्योरिटी चीफ को आज क्यों जल्दी ऑफिस जाना पड़ गया है। मैंने मुस्कुराकर कहा, मैडम आज आपके लिए अनानास का सूप बनाऊं। इन दिनों अनानास पक कर बड़े मीठे हो गए थे। इसने बेजारी से रिसाला मेज़ पर डाल दिया। मग में से कॉफ़ी का एक घूंट पिया और सिगरेट का हल्का सा कश लगाकर बोली, नहीं डेकर, मैं साहब के बगैर अनानास का सूप नहीं पीऊँगी। तुम मेरे लिए दलिया तैयार कर देना। फिर इसने तामल नौकरानी को आवाज़ देकर किसी कदर करख्त लहजे में डांटा कि वो बर्तन साफ करने में इतनी देर क्यों लगा रही है। मैडम का मूड क्यों ख़राब था मैं बखूबी जानता था। इसके खामन ने कुछ न कुछ ज़रूर बता दिया होगा। अगर नहीं बताया तो सिक्योरिटी चीफ ये इतला मिलने पर कि जेल में इनके 2 मुहाफिज हलाक कर दिए गए हैं, परेशान ज़रूर हुआ होगा और इसकी परेशानी से मैडम भी परेशान हो गई थी। ये औरत वाकई अपने खामन से प्यार करती थी, अगरचे वो अपनी सहेलियों के साथ अपने खामन के दूसरी औरतों से मुआशकों के बारे में भी शिकायत करने से भी गुरेज न करती थी। ताहम वो अपने खामन की बहुत वफादार थी। मैं किचन में जाकर नाश्ते की तैयारी करने लगा। थोड़ी ही देर बाद मुझे नशिस्तगाह में रखे हुए टेलीफोन की घंटी की आवाज़ सुनाई दी। मैं समझ गया कि ये सिक्योरिटी चीफ का टेलीफोन होगा। मैं जानता था कि चूंकि मैडम इस गलत फहमी में है कि मैं इब्रानी ज़ुबान से नावाकिफ़ हूँ, इसलिए वो अपने खामन से जो भी बात करेगी खुलकर करेगी और मैं ये इनकी गुफ्तगू सुनना चाहता था। चुनाचा मैंने जल्दी से एक कप में बोतल से दूध निकाल कर डाला और नशिस्तगाह में चला गया। मैडम ने रिसीवर उठा रखा था और इब्रानी ज़ुबान में अपने खामन से बात कर रही थी।
मैंने दूध का कप मेज़ पर रख दिया और रुमाल से यूं ही मेज़ की सफाई शुरू कर दी। फिर दीवार के साथ कैबिनेट पर रखे हुए चीनी के नवादरात की झाड़ फूंक करने लगा। मैडम फ़ोन पर कह रही थी, इसमें तुम्हारा क्या कसूर हो सकता है? तुमने सिक्योरिटी वालों को नहीं मारा, ब्रिगेडियर तुमसे दुश्मनी रखता है। वो चुप हो गई। वो अपने खामन की बात सुन रही थी और हूँ हाँ करती जाती थी। जैसे बात काट कर बोली, मैं हैरान हूँ कि ये सब कुछ कैसे मुमकिन हो गया। बहरहाल तुम अगर नाश्ते पर आ सकते हो तो आ जाओ, जो होगा देखा जाएगा। 1-2 सेकंड रिसीवर हाथ में रखने के बाद इसने इसे टेलीफोन पर रख दिया। फिर मेरी तरफ देखकर बोली, तुम दूध का कप किसके लिए लाए हो? मैंने करीब आते हुए देखा। मैडम ज़रा देखकर बताएं, मुझे ये दूध कुछ ख़राब लगता है। मैडम ने दूध के कप को नाक के करीब ले जाकर सूंघा और बोली, नहीं ठीक है, ले जाओ इसे। वो बड़ी बेजार थी। मैं कप उठाकर किचन की तरफ चला तो पीछे से इसने आवाज़ दी, साहब के लिए भी नाश्ता तैयार कर लेना, शायद वो यहीं आकर नाश्ता करें। थोड़ी देर बाद बंगले के बाहर जीप आकर रुकी। सिक्योरिटी चीफ नशिस्तगाह में दाखिल हुआ तो वो फुल वर्दी में था। चेहरे पर परेशानी और नकाहत के आसार साफ नजर आ रहे थे। इसने टोपी कैबिनेट के ऊपर रखी और नाश्ते की मेज़ पर बैठते हुए बोला, डियर कुछ पता नहीं चल रहा है, ये सब कुछ कैसे हो गया? मैडम इसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई और नया सिगरेट सुलगाकर अपने खामद को दिया और बोली, तुम्हारी नौकरी पर तो इसका कोई असर नहीं पड़ेगा ना। दोनों इब्रानी जुबान में बातें कर रहे थे। किचन में मैं कान लगाए नाश्ता तैयार कर रहा था। बरसाम ने गहरा सांस खींचा और बोला, कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं नाश्ता तैयार करके तश्त में लगा चुका था। मैं इसे लेकर मेज़ के पास आ गया। साहब को झुककर सलाम किया और मेज़ पर कॉफ़ी की चैनक और प्यालियाँ रखने लगा। उन्हें मेरी मौजूदगी में खामोश होने या राजदारी से काम लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उन्हें यकीन था कि मैं इब्रानी ज़ुबान बिल्कुल नहीं जानता। वो खुलकर इस दहशत अंगेज़ वाक़े पर बातें करने लगे, जिसकी वजह मैं इनके सामने मौजूद था। इनकी बातों से मैंने अंदाज़ा लगाया कि इस होश रुबा वाक़े को हाई कमांड ने सिर्फ चंद लोगों तक ही महदूद रखने का फ़ैसला किया और खुफिया तौर पर ज़बरदस्त तफ्तीश और सुराग रसानी का सिलसिला शुरू कर दिया है। ये काम वहाँ पर मौजूद मिलिट्री इंटेलिजेंस को सौंपा गया था। यहूदी सिक्योरिटी चीफ ने टोस्ट पर मक्खन वाली छुरी चलाते हुए धुएं तज्जुब से उठाते हुए कहा, हाई कमांड का ख्याल है कि श्रीलंका से कोई पाकिस्तानी कमांडो यहाँ घुस आया है और ये सारी कार्रवाई इसकी तखरीबकारी का नतीजा है। मगर हमारी साहिली सिक्योरिटी इस कदर सख्त है कि बाहर से किसी गैर आदमी के जजीरे पर घुस आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो दोस्तों, अगली किस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।